नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कभी कभी एक गलती किसी भी चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाती है और इस बार केजरीवाल से वही गलती हो गई है। मोदी की 100 साल की बुजुर्ग मां के बारे में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ने जो कुछ भी कहा है, उसकी चर्चा पूरे देश में है। लोग बेहद गुस्से में हैं। इस देश की सभ्यता नहीं है कि आप किसी की बुजुर्ग मां के बारे में अपशब्द कहें, और इस देश ने कभी भी ऐसे नेताओं को माफ नहीं किया जो बुजुर्ग माता पिता के बारे में खुलेआम घटिया भाषा इस्तेमाल करते हैं। गोपाल इटालिया का नया वीडियो अब हर मोबाइल तक पहुंचने लगा है। वोटर किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन रिएक्शन एक ही मिल रहा है कि यह भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हैरानी इस बात की है कि मोदी की मां पर किए आपत्तिजनक टिप्पणी पर गोपाल इटालिया ने माफी नहीं मांगी। आज जब हमारे रिपोर्टर ने राजकोट में गोपाल इटालिया के विवादित बोल पर सवाल पूछे, तो वो उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगे। तो क्या एक बयान से गुजरात के चुनाव को चेंज कर देने वाला मोमेंट आ गया है? यह रिपोर्ट देखकर आप सब समझ जाएंगे। 46 महीने पहले मोदी ने जो कहा था, एक बार फिर वही रिपीट हो रहा है। 1420 दिन पहले मोदी ने गिनाया था, देश को बताया था, उनके विरोधियों ने मां पर क्या क्या अनाप शनाप फैलाया था। मुद्दे छोड़ करके तेरी मां मेरी मां पर आ जाता है। अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा होता है, तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई, मोदी के साथ भिड़ने के बजाय मोदी की मां को गाली दे रहे हैं, मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं। जिस मां को राजनीति का र मालूम नहीं है, मां को राजनीति में घसीट के लाए, मां को घसीट के ले आते हैं। 34,080 घंटों के बाद एक बार फिर वर्ड बाय वर्ड वही हो रहा है। मोदी के सियासी दुश्मनों में एक कंपटीशन चल रहा है, और वो कंपटीशन है प्रधानमंत्री को कौन कितनी गंदी गाली दे सकता है, कौन कितना नीचे गिर सकता है, मोदी की मां को अपनी सियासत में कहां तक घसीट सकता है। बस एक फर्क है, 2018 में कांग्रेस के गालीबाज नेता थे, 2022 में आम आदमी पार्टी के गालीबाज नेता हैं। इन दिनों इनका धंधा ही एक है, रोज सुबह उठो, मोबाइल खोलो और अपनी गाली वाली डिक्शनरी से मोदी के लिए अलग अलग गाली टाइप कर दो। आप नीच किस्म के आदमी। मोदी की बुजुर्ग मां को गाली देने वाले इस लो लेवल पॉलिटिक्स का पोस्टर बॉय है गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया। कुछ घंटों पहले गोपाल इटालिया का पहला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने प्रधानमंत्री को नीच कहा, मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, और अब इसका दूसरा वीडियो सामने आया है। गौर से सुनिएगा ये गालीबाज नेता क्या कह रहा है। नीच नरेंद्र मोदी ની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? નીચ કિસ્મનો માણસ, એનો ખર્ચો માંગો. અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા. 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ करता નથી। गोपाल इटालिया एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये इसकी टाइमलाइन देखकर साफ पता चलता है। सोचिए, 8 सितंबर 2019 को गोपाल इटालिया ने अपना YouTube चैनल खोला, 15,000 सब्सक्राइबर बनाए, लाखों व्यूज पाए, और उसी YouTube अकाउंट को हथियार बनाकर उसमें अलग अलग वीडियो फिट करके हेट मोदी वाला एजेंडा चलाया। एक लाइन में कहें तो गोपाल इटालिया ने मोदी को गाली दे देकर अपनी सियासत चमकाई है। तो क्या इसकी यही बात गुजरात चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को भाई है? हम आपको गोपाल इटालिया का पक्ष भी सुनाएंगे, ये भी दिखाएंगे कि गोपाल इटालिया का नया वीडियो सामने आने के बाद गुजरात की महिलाएं कितनी नाराज हैं। मगर उससे पहले मोदी को गाली देने वाले दो और सैंपल देखिए। हमारे यहाँ के फेंकू जी पूरे देश को भी फेंकने में लगे हुए हैं। तमारो बाप तमारा भाजप सरकारनी भय, तमारा भाजप सरकारनी લુખ્ખાગીરી, તમારી ભાજપની હલકટ સંઘના કરેલી લુખ્ખી સરકારના હિસાબે
गोपाल इटालिया का ऑडियो वीडियो सब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग यहां भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मोदी और मोदी की मां को गाली केजरीवाल के नेता दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर यह फैला रहे हैं कि गुजरात चुनाव में मां की एंट्री कराकर मोदी पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक नेता एक 100 वर्षीय महिला का अपमान इसलिए करता है क्योंकि उस मां ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने देश का आशीर्वाद पा प्रधान सेवक का दायित्व का निर्वाह किया। अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। एक 100 साल की मां के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर यह हुआ है। जब हमने गोपाल इटालिया का ट्विटर प्रोफाइल खंगाला तो ये कंफर्म हो गया मोदी को गाली देना इसकी हॉबी है। कभी हेट मोदी वाली स्क्रिप्ट में आर्मी को फिट कर देना, कभी प्रधानमंत्री के पूरे परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, मोदी के पिता को उनके दादा को सियासत में घसीटना, कभी मोदी के लिए अमर्यादित लैंग्वेज वाला हैशटैग ट्रेंड कराना। गोपाल इटालिया और विवाद एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। मोदी ने गोपाल इटालिया के गालीकांड पर अब तक खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ घंटों पहले इशारा जरूर दे दिया। जितनी भद्दी गालियां कल तक कांग्रेस के नेता दिया करते थे, वही गालियां आम आदमी पार्टी के नेता दे रहे हैं। तो क्या गुजरात में मोदी को गाली देने का ठेका अब केजरीवाल के गोपाल को मिल गया है? वोट माटे केवा केवा खेल चाहता था, एनी कोई सीमा नहोती भाइयों बहनों। मारा माटे एवा अपशब्दों वपराय, મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય। પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી છે ભાઈઓ। આ એમની ચાલ સમજવાની જરૂર છે। તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ કોઈ સભાઓ નથી કરતી, કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ નથી કરતી, અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, अपशब्दों जराय उपयोग नहीं करती। कारण एने एक नवी चालाकी करी छे, एनाथी सतर्क रहेवानी जरूर छे। एने शुं कर्युं छे? बोलवुं नहीं, होबाळा करवा नहीं, चूपचाप खाटला बैठको करवी, गामडे गामडे बधा पोताना लोकोने पहोंचाडी देवा, रो कगळ करवी, पगे लागवुं, बस एक वखत मदद करो, एक वखत बधुं जात जातनुं बधुं करी रह्या छे। अने होबाळा करवानो जे कॉन्ट्रेक्ट छे, गाळो भांडवानो जे कॉन्ट्रेक्ट छे, ए एमणे आउटसोर्स करी दीधो छे, बीजाने आपी दीधो छे। आ काम तमे करो, आखुं गुजरातनुं वाटावरण डोळो, होबाळा करो, चीचियारीओ पाडो, गंदू बोलो, ए काम एमने सौंप्युं छे। क्रोनोलॉजी समझिए। गोपाल इटालिया के अलग अलग वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर है, इसलिए विक्टिम कार्ड वाला खेल शुरू है। और इसके लिए पिछले कुछ घंटों से आम आदमी पार्टी के अलग अलग ट्विटर हैंडल से गोपाल इटालिया की जेल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर घुमाई जाने लगी है। सैंपल के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का ट्वीट देखिए, सहानुभूति वाला टेक्स्ट और जेल वाली वही पिक्चर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की टाइमलाइन पर भी सेम टू सेम वही जेल की सलाखों वाली फोटो। आम आदमी पार्टी के ही एक और नेता के वेरीफाइड हैंडल पर बिल्कुल वही फोटो, मोदी को लेकर वही गाली।
यानी एक ऐसा शख्स जिसने मोदी को गाली दी, मोदी की मां को अपशब्द कहे, उसे बचाने के लिए, गुजरात का माइंड डाइवर्ट करने के लिए जेल वाला इमोशनल खेल खेला गया, बीजेपी को टारगेट किया गया। विक्टिम कार्ड वाली ये पूरी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, अब आपको ये बताते हैं। यह बात सही है कि गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने कुछ घंटों के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। तस्वीरें देखिए, गोपाल इटालिया सफेद रंग की शर्ट और नीले रंग की जैकेट में दिख रहा है। गोपाल इटालिया ने इन्हीं कपड़ों में इंटरव्यू भी दिए। इन्हीं कपड़ों में वो एनसीडब्ल्यू के ऑफिस अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। इसी सफेद रंग की शर्ट और नीले रंग की जैकेट पहनकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ऐसे में सवाल यह है कि जब उन्होंने अपने कपड़े चेंज नहीं किए तो फिर आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स ने, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स ने गोपाल इटालिया की जेल की सलाखों वाली इमेज क्यों फिट की, सोशल मीडिया पर माहौल क्यों बनाया? जवाब सिंपल है, पाटीदार कार्ड खेलना, मोदी और मोदी की मां को गाली देने वाले का बचाव करना। आम आदमी पार्टी के नेता 24 घंटों से गोपाल इटालिया की जो तस्वीर घुमा रहे हैं वो कल की है ही नहीं, वो तो करीब 6 महीने पुरानी है, यानी मई 2022 की है। सबूत आपके सामने है, वही टोपी, वही शर्ट, जेल की सलाखों के पीछे वही गोपाल इटालिया जिन्हें एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। अब आप समझ गए होंगे आम आदमी पार्टी ने कितनी चालाकी से मोदी की मां को दी गई गोपाल इटालिया की गाली वाले वीडियो को गुजरात में फैलने से रोकने के लिए जेल वाला इमोशनल खेल खेला, और अब कैमरे पर आकर खुद गोपाल इटालिया भी वही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से एक सुनियोजित अटैक किया जा रहा है मेरे ऊपर, हर दिन उठ के बीजेपी के नेता आ जाते कि ले ये देखो वीडियो, ये देखो वीडियो। तो जिस तरीके से पूरी भाजपा पार्टी नेशनल से लेकर स्टेट लेवल पे मेरे ऊपर अटैक कर रही है, और कल हमने देखा पिछले दिनों में कि मुझे बुलाया गया एनसीडब्ल्यू द्वारा, और जब मैं एनसीडब्ल्यू पे जाता हूँ तो ओखला पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, वो मुझे थाने में बिठा देती है। तो कुल मिला के जो चल रहा है, ये कंस पुत्रों के सामने हमारी एक लड़ाई चल रही है, और जिस तरीके से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, अनाप शनाप चीज़ों में फंसाया जा रहा है, उल्टे सीधी बातें बोली जा रही है मेरे बारे में, तो मुझे लगा कि मैं माँ का आशीर्वाद ले लूँ और माता से मैं प्रार्थना कर लूँ कि इन सारे कंस पुत्रों से लड़ने के लिए मुझे और शक्ति दे, ताकि मैं जनता के हक की लड़ाई लड़ सकूँ। आप कह रहे हो कि इन कंस पुत्रों से लड़ने की शक्ति मिले, लेकिन आप पर आरोप ये है कि आप 100 साल बुजुर्ग माँ हैं जो नरेंद्र मोदी की, उनको भी आप ड्रामेबाज कह रहे हैं। इस तरह के शब्दों का चयन आप क्यों करते हैं? आप माँ के दरबार हैं, दूसरी तरफ किसी की माँ के बारे में आप ऐसा बोलते हैं। पहले तो 100 साल की माता जी को मेरा प्रणाम। बीजेपी वालों को क्यों ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ एक ही माँ है और वो है प्रधानमंत्री जी की माँ? क्या इस देश में और कोई माँ नहीं है? तो आपके लिए पूरे देश में एक ही माँ है, जिसके बारे में आप बार बार चुनाव में लेके आ जाते हैं, माँ को वोट मांगते हैं। क्या आप गारंटी देंगे कि आप इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी को नीच कहा गया था तो चुनाव परिणाम बहुत पलट गए थे, आपने भी उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको लग रहा है कि आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और आपको लग रहा है कि चुनाव में उससे नुकसान होगा? मुझे लग रहा है कि गलत टाइम पे गलत चीज़ों को गलत तरीके से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। पास्ट में जाइएगा तो हर किसी ना कुछ रहता है। मेरे जो भी वीडियो कभी ये वो दिखा रहे, तब मैं ना तो पार्टी में था, ना राजनीति में था, ना सक्रिय रूप से किसी चीज में जुड़ा हुआ था। विक्टिम कार्ड वाले खेल के बीच आपने एक और बात नोट की होगी। आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर अचानक पाटीदार करने लगे हैं। अचानक सबकी टाइमलाइन पर सरदार पटेल वाले टेक्स्ट भी दिखने लगे हैं। पाटीदार नेता गोपाल इटालिया, जय सरदार जय पाटीदार। एक गोपाल इटालिया को गिरफ्तार करोगे 1 लाख खड़े हो जाएंगे, ऐसे नैरेटिव चलाए जाने लगे हैं। बीजेपी पाटीदारों को कुचलना चाहती है, ये करना चाहती है, वो करना चाहती है। 24 घंटों से यही फैलाया जा रहा है।
बीजेपी कह रही है कि ये कुछ और नहीं, जेल का डर है, इसलिए ये सारा खेल ही केजरीवाल का सियासी स्टंट है। बीजेपी के दावों में दम तो दिखता है, क्योंकि कल तक आम आदमी पार्टी के ही नेता कभी खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बता रहे थे, कभी भगत सिंह की संतान बता रहे थे, मगर अब जैसे ही गोपाल इटालिया के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं की लाइन लेंथ चेंज हो गई है और गुजरात वाले स्क्रिप्ट में चुनाव के अकॉर्डिंग सरदार पटेल का वंशज वाला टेक्स्ट फिट कर दिया गया है। आपको ओखला पुलिस ने पकड़ा तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि पाटीदार समाज इसका बदला लेगा, नाराज है। क्या आप पाटीदार समाज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके गिरफ्तार किया जाता तो पाटीदार समाज नाराज होगा? बेशक होगा, क्यों नहीं होगा। मैं पाटीदार समाज से आ रहा हूँ, मैं एक छोटे से गांव से, बिल्कुल छोटे से परिवार से आ रहा हूँ, साधारण सा आदमी हूँ, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मेरे पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। अगर पाटीदार समाज से आता हुआ एक छोटा सा लड़का प्रदेश का अध्यक्ष बन जाता है तो उनके समाज को तो गर्व होगा, सबको होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर उस लड़के को परेशान किया जाएगा तो समाज को चोट तो लगेगी कि क्यों परेशान कर रहे हो, बच्चा आगे बढ़ रहा है, आपको क्या तकलीफ है। समाज में से काफ़ी फ़ोन आए, मैसेज आए, मुझे बोला गया कि हम आपके साथ हैं। ये बात अलग है कि किसी ने खुल के बोला, किसी ने साइलेंटली बोला, किसी ने बिहाइंड द कर्टेन बात करी, सबने बोला कि ये गलत है। इस तरीके से जो आपको दबाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। क्या पाटीदार समाज आपके साथ खड़ा है? देखो, सब समाज साथ में खड़ा है, सब समाज खड़ा है, सब युवा खड़े हैं, सब खड़े। पाटीदार समाज तो है ही है, वो तो मुझे अपना बेटा मानते हैं। और भी सारे समाज जो है वो ये समझते हैं कि कोई है जो उनके लिए लड़ रहा है कंस पुत्रों के सामने। ये जो कंस जैसी सोच रखने वाले, कंस जैसे काम करने वाले राक्षसी लोग हैं, इनके सामने अगर कोई लड़ रहा है तो सारे समाज मान रहे कि ये हमारा बेटा है। और क्या गुजरात में अब की बार धर्म युद्ध है? आप कह रहे हो एक तरफ कंस है, एक तरफ कृष्ण है। देखिए, गुजरात में इस बार है जो जनता के सामने अहंकार है। एक तरफ सीधी सादी भोली भाली जनता, एक तरफ बीजेपी का अहंकार है। और ये कहा गया है कि तूफानों में कश्ती और घमंड में हस्ती अक्सर डूब जाती है। तो इस बार घमंड जो है उसमें सारी हस्तियां डूब जाएगी। खेल समझ रहे हैं आप? पूरी प्लानिंग के साथ आम आदमी पार्टी ने इटालिया के बचाव में पाटीदार वाला कार्ड खेला है। इटालिया को पाटीदार आंदोलन का नायक बताकर, पटेल समुदाय का हितैषी बताकर गुजरात में वोट बटोरने का प्लान बनाया है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि मोदी की मां पर की गई गोपाल इटालिया की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गुजरात में अरविंद केजरीवाल का सारा खेल बिगड़ गया है। बयान आ रहे हैं, आपने सुने गोपाल इटालिया के? हाँ, मैंने सुना उनका बयान। मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारा देश भारत है, हम तो अपने देश को भी माँ कह के बुलाते हैं, भारत माँ बोलते हैं। किसी की माँ के बारे में कुछ भी बोलना बहुत गलत बात है। जो आदमी पूरे देश की माँ के बारे में सोच रहा है, उनकी माँ के बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी बयान देना बहुत यानी बहुत गलत मानसिकता है। ये हीरा बा को इस पूरे विवाद में खींचना, ये अपने आप में आपको लग रहा है कि बिलो द बेल्ट है? ये बहुत ही शर्मजनक बात है। पहली बात तो किसी की माँ के बारे में बोलना यही बहुत गलत बात है। और मोदी जी जो प्रधान सेवक है, देश के लिए आज इतना कर रहे हैं, और ख़ासकर गुजरात में जो काम हुए, जो विकास हुआ है, मुझे नहीं लगता भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी का यहाँ कोई ज़रूरत है। कोई आके कुछ कर नहीं सकता, इतना विकास यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है। तो ये जो अपनी मानसिकता लेके आ रहे हैं यहाँ पे, इतनी गंदी सोच लेके आ रहे हैं, इतनी गाली बोल रहे हैं एक प्रधान सेवक के बारे में या किसी के बारे में, जो गाली बोलना बहुत गलत बात है। उनको राजकारण के बीच में माँ को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसी संस्कृति है जो माँ को महत्व देती है, वो चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो या किसी की भी माँ हो। और ये अपने इस निवेदन के बारे में साइकोलॉजिकल डिफेक्टिव है। इससे पहले भी उन्होंने गृह प्रधान जो हमारे प्रदीप सिंह जी थी, उनके ऊपर उसने जूता फेंका था। तो ये अपने बयान भी फेंकते हैं जैसे जूता फेंकते हैं, जैसे भी मुंह में आए बकते हैं। उनकी इलाज करने की जरूरत है। ये साइकोलॉजिकल डिफेक्टिव पीस लगता है। ऐसे किसी की भी माँ के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ना किसी औरत के बारे में बोलना चाहिए। मोदी जी तो खुद औरतों को इतना मान सम्मान देते हैं। और वो तो कहते हैं कि महिलाओं को कथाओं में नहीं जाना चाहिए, मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। वो उनके संस्कार है और हमारे संस्कार हमारे हैं। उनके संस्कार बोल रहे हैं, तो इसका क्या असर होगा? महिलाएं कुछ नहीं होगा। वो मोदी जी को दिल से नहीं निकाल पाएगा। कुछ भी कर ले, मोदी ही आएंगे। भारत एक ऐसा देश है जो संस्कृति से घिरा हुआ है और ईश्वर को सब मानते हैं।
और ईश्वर को ही जो गाली देता है, माँ बहन को जो गाली देता है, वो क्या देश चलाएगा। और दूसरी बात कि हमारे बड़ा प्रधान जो आज 70 साल के हुए, उनकी माँ 100 साल की हुए, जो उनकी माँ कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको भी वो गाली दे रहा है, तो खुद को समझता क्या है। ऐसे में उसको यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, गुजरात छोड़ के आप पार्टी को यहाँ से निकल जाना चाहिए, और वो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। वो साइको है, इससे उसका वो तो ये कह रहा है कि मैं पाटीदार हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जाए। पर वो उसकी मानसिकता दिखाई देती है ना, जो बोलता है वो उसकी मानसिकता दिखाई देती है। इससे अच्छा है कि वो यहाँ से चला जाए, और आप आदमी पार्टी यहाँ चाहिए ही नहीं हमको गुजरात में। हम कलेक्टर को भी निवेदन देंगे कि ये पार्टी इंडिया के गुजरात के अंदर चाहिए ही नहीं हमको। महिलाओं में क्या मैसेज जा रहा है? महिलाओं में बहुत खराब मैसेज जा रहा है, ये संस्कृति के लायक नहीं है, वो नहीं जा रहा है, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर पिछले 65 मिनट से बीजेपी की टॉप लेवल मीटिंग चल रही है। पीएम हाउस में इस वक्त बीजेपी का कोर ग्रुप मौजूद है। गुजरात के सीएम को भी पीएम हाउस में बुलाया गया है। आज ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन मोदी की यह मीटिंग हिमाचल प्रदेश तक लिमिटेड नहीं है। अगले कुछ दिनों में गुजरात चुनाव का ऐलान होगा और पूरी संभावना है कि गुजरात के नतीजे भी हिमाचल प्रदेश के साथ यानी 8 दिसंबर को ही आए। चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी की सोच और अप्रोच इन दोनों ही राज्यों से आगे की है। मोदी ने ऐसी कौन सी चुनावी मशीन तैयार की है जो अगले 10 चुनावों में जीत की गारंटी होगी? मोदी ने ऐसा कौन सा चुनावी कोर्स बनाया है जो बीजेपी की फुल फोर्स को रेडी कर देगा? उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश के सियासी मिजाज का बैरोमीटर इस रिपोर्ट में है। आठ दिसंबर ही अगली तारीख है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश का चुनाव होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने पोलिंग और काउंटिंग में 26 दिन का गैप क्यों रखा? हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं। चुनाव आयोग चाहे तो अगले ही दिन वोटों की गिनती करा ले, लेकिन वोट पड़ने और वोट गिनने में 26 दिन का गैप रखा गया है। इसी से करीब करीब यह तय होता है कि गुजरात चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को ही आएंगे। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले न हुआ हो, लेकिन गुजरात में चुनाव ड्यू हैं, जिनको 5 दिसंबर से पहले कराया जा सकता है, ताकि 8 दिसंबर को एक साथ वोटों की गिनती हो सके। दरअसल यहां से चुनावी मौसम का कैलेंडर खुल गया है। यहां से आगे चुनाव ही चुनाव है। पहले हिमाचल, फिर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। कुल मिलाकर 10 राज्यों में बैक टू बैक चुनाव हैं। राज्यों में होने वाले इन चुनावों से ही 2024 के बड़े चुनाव का रोड मैप खुलेगा। नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणियां की हैं वो 24 से पहले ही पूरी हो सकती हैं। कांग्रेस मुक्त भारत होगा या नहीं, ये अगले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में यही 2 राज्य हैं जो पंजे की पकड़ में बचे हैं। नरेंद्र मोदी के पास यहां भगवा झंडा फहराने का मौका है। राजस्थान में कांग्रेस अपने हाथों से मोदी को इसका चांस दे रही है। बचा छत्तीसगढ़, तो वहां कांग्रेस वही गलती कर रही है जो गलती उसने पंजाब में की थी। कांग्रेस को उत्तराखंड में हरीश रावत को नेता बनाकर लड़ना था। चुनाव आने तक हरीश रावत को पंजाब में उलझा कर रखा गया। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की गद्दी बचानी है, मगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश में प्रभारी बनाकर उलझा दिया गया है। तो कांग्रेस कहती है वो करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू, राजस्थान में लागू, हम झारखंड में हमारी साझा सरकार है वहां लागू। तो हिमाचल में यदि आपसे कांग्रेस ने कहा है
कि 10 दिन में ओपीएस लागू होगा, मतलब लागू होगा। हिमाचल के पहाड़ों पर कैसा दंगल सजा है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले आपको राजस्थान ले चलते हैं, जहां महारानी का देवी दर्शन सियासी चर्चा के केंद्र में है। जयपुर के आमेर में शिला माता के दर्शन, बीकानेर के देशनोक की करणी माता के दर्शन, बीकानेर के ही नोखा में बिश्नोई समाज की श्रद्धा और आस्था के केंद्र गुरु जम्भेश्वर के मुक्ति स्थल मुकाम धाम की यात्रा, नागणेशी माता मंदिर में देवी के दर्शन, जालौर में सुंधा माता की पूजा और दर्शन, बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कहती हैं कि जब कोई बड़ा काम करती हैं तो पहले नौ दुर्गा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेती हैं। वसुंधरा ने 8 देवी रूपों के दर्शन कर लिए। 15 अक्टूबर दिन शनिवार को वो सांभर झील के शाकंभरी माता के दर्शन करने वाली है। वसुंधरा राजे क्या चाहती हैं, ये तो राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। उनको फिर से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है। बीजेपी ने अभी तक राजस्थान में अपना सीएम फेस अनाउंस नहीं किया है। वसुंधरा पब्लिक को मोबिलाइज करके अपनी विनेबिलिटी साबित कर रही है। मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। अगर आपको ये लगता है कि भैया आप चुपचाप बैठे रहे, कहा जाएगा आपको तो सब जाके खाली वोट देंगे, नहीं, दुश्मन को कमजोर नहीं समझे। आप ये याद रखें कि जब तक हम लोग सब एक आवाज में नहीं बोलेंगे, जाट अलग, राजपूत अलग, एससी अलग, ये इस तरीके से अगर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, नफरत और घृणा से एक दूसरे को देखेंगे, तो हमारा जो काम है वो नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि 36 कौन एक साथ मिलकर चले। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बना दो, पर 5 साल में भाइयों ये नहीं हो सकता। मैं तो खाली ये कह रही थी कि हमको 5 साल और मिल जाते, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो आधे अधूरे काम थे उनको अपन पूरा इस 5 साल के अंदर कर देते, आप लोग सब खुश हो जाते। परंतु रुकने की वजह से अब ये पिछड़ गए हैं, पिछड़ नहीं गए। जब हम इसको फिर से करने की कोशिश करेंगे तो ये दुगुने दाम से बनेंगे, दुगुने दाम से बनेंगे। आप ये समझिए 10 रुपए का काम अब 20 रुपए करेंगे। वसुंधरा देवी दर्शन के बहाने ताकत दिखा रही हैं, तो सतीश पूनिया राजस्थान के लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र में राजस्थान के आबू रोड गए, मगर रात हो जाने की वजह से कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाए। आबू रोड में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वो जल्द ही दूसरी बार आएंगे। मोदी ने राजस्थान आने का कार्यक्रम बना लिया है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री बांसवाड़ा के मानगढ़ में पब्लिक मीटिंग करेंगे। बांसवाड़ा का मानगढ़ गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता इलाका है। गुजरात का आदिवासी बहुल इलाका यहां से सटा हुआ है। मोदी मानगढ़ आएंगे तो एक पंथ दो काज होंगे। कांग्रेस के उदयपुर मंथन के दौरान राहुल गांधी यहां के बेणेश्वर धाम आए थे और भगवान शिव की पूजा की थी। कांग्रेस गुजरात में चुप्पे चाप गांव-गांव तक जा रही है। आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस के संदेश पहुंच रहे हैं। मोदी ने कांग्रेस के स्ट्रेटजी को पहचान लिया है, अब वो उसकी काट निकालेंगे। गुजरात में इस बार अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो किसी एक राज्य में लगातार 32 साल तक एक पार्टी की सरकार होने का रिकॉर्ड बनेगा। कई पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे। गुजरात में 14 मार्च 1995 को बीजेपी सरकार बनी थी। 27 साल 7 महीने से गुजरात में बीजेपी सरकार है। अगला चुनाव जीतने का मतलब होगा 32 साल तक बीजेपी सरकार। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी 40 से 50 साल तक बीजेपी की सरकार का सपना देखते हैं। क्या यह सपना सबसे पहले गुजरात में ही पूरा होगा? यह भी 8 दिसंबर को ही पता चल जाएगा। बीजेपी का पूरा दारोमदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कंधों पर है और इस लक्ष्य में चूक की कोई गुंजाइश नहीं है।
राजस्थान और गुजरात के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद बिक्री वाला शिगुफा छिड़ा हुआ है। ये सब सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर अपने चुनाव प्रचार के लिए भोपाल पहुंचे तो पार्टी ऑफिस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनका स्वागत किया। थरूर को हर जगह ऐसा स्वागत नहीं मिलता, क्योंकि गांधी परिवार ने भले ही ऑफिशियली किसी एक कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, लेकिन अंदर खाने सभी जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ही गांधी परिवार की पसंद है। आप जहां भी जा रहे हैं, हमने एक चीज नोटिस की है कि बहुत कम डेलीगेट्स पब्लिकली ओपनली आकर आपको मिल रहे हैं। क्या उन पर कोई दबाव है? देखिए, उनसे पूछना पड़ेगा। अगर दबाव है या उनको लग रहा है कि दबाव होगा अगर वो आए, मुझे पता नहीं। सही है कि कुछ उदाहरण है हमारे कि कुछ नेताओं ऐसे लोगों पे दबाव लगा कि क्यों इसका फॉर्म दस्तखत किया। मेरे दस्तखत करने वाले क्योंकि 60 लोग थे, मैं नहीं कहूँगा कि 60 जन के कोई दबाव हुआ है, लेकिन 5-10 लोग तो मुझे बताए हैं कि उनके किसी ने बुला के कुछ बोला, या जो नॉमिनेशन के बाद जो खुलेआम मुझे समर्थन दिखाए सामाजिक माध्यम में, सोशल मीडिया में वगैरह, उनके भी खिलाफ मेरे ख्याल में एक दो किस्म के दबाव आए हैं। लेकिन मेरे मन में क्लियर है कि ये हाईकमान से या गांधी परिवार से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग मुझे साफ बताए हैं कि उनके तरफ से ऐसे कभी कुछ दबाव नहीं हो गया। मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। लेकिन एक नैरेटिव एक पक्ष की तरफ से, जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्रिएट ये किया जा रहा है कि उनके सर पर जो है गांधी परिवार का हाथ है और आप एलीट क्लास से आते हैं। मैं तो ये सुना हूँ, मुझे काफी हंसी आती है, क्योंकि मैं तो जिस कठिनाई महसूस कर रहा हूँ मेरे संदेश को हर जगह पहुंचाने के लिए। थरूर जिन हालात में चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कांग्रेस के अंदर कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है। खड़गे की अपनी बॉडी लैंग्वेज यही बताती है। दरअसल सवाल यह है ही नहीं कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा। 24 में मोदी के खिलाफ राहुल गांधी कांग्रेस के फेस होंगे, यह डिसाइडेड है। राहुल गांधी इसीलिए पैदल चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राहुल के एजेंडे में नहीं है। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश का चुनाव खत्म होने तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में घूमते रहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता या तो राहुल गांधी के साथ हैं या फिर अध्यक्ष चुनाव में खड़गे या थरूर के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। बची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, तो वो हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंची और अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर वोट मांगे। जब वे शहीद हुए उससे कुछ समय पहले शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना। और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहां से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। रहा होगा वो जमाना जब इस तरह की इमोशनल अपील से वोटर कभी मन बदलते होंगे। अब हिंदुस्तान के वोटर रियलिस्टिक हैं, वो रियल इश्यूज देखते हैं। राहुल 8 नवंबर तक दक्षिण के राज्यों में रहेंगे। 9 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में घुसेगी। खबर है कि शरद पवार महाराष्ट्र सीमा में राहुल गांधी का वेलकम करना चाहते हैं। पवार अब भी महाविकास अघाड़ी को जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन गठबंधन तो छोड़िए, परिवार में भी अलग अलग सुर हैं। खूप वर्ष वाटत होतं की पवार साहेबांनी पंतप्रधान पदावर बसावं, पण नाही योग आला। उद्धव ठाकरे साहेब जेव्हा 15 लोक गेली तेव्हा तुम्ही त्यांना सांगितलं असतं ना, आता तुम्ही मुख्यमंत्री दिसला। अजित पवार छगन भुजबल के बहाने उद्धव ठाकरे पर कमेंट करते हैं। उद्धव उसी भाषा में रिटर्न बैक करते हैं।
नियतीचं मन, नियतीच्या मनात काय असतं कल्पना नाही. कदाचित तिच्या मनात हेच असेल की आता नेमक्या मर्द लोकांच्या हातामध्ये मशाल देण्याची आवश्यकता आहे. ठाकरे की पार्टी का नाम छिन गया है. ठाकरे को नए सिंबल पर चुनाव लड़ना है. ऐसे में कमेंटबाजी होगी तो ठाकरे को बुरा तो लगेगा. बिग पिक्चर यह है कि इस चक्कर में 24 की लड़ाई में विपक्षी एकता का घन चक्कर बन रहा है. महाराष्ट्र में अघाड़ी की गाड़ी पंक्चर होगी तो दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस डिरेल होगी. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.